everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो 30 दिन का एक चैलेंज जो है हमने शुरू किया था इस चैनल पे और आज जो है हम उस चैलेंज के अकॉर्डिंग रैट ट्रैप जिसको लिखा है सेल्मा लेगर-लॉफ ने इस पर पहुंच गए हैं। तो आज का ये चैप्टर हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन से। दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ चैप्टर इन दिस सीरीज। सो इफ यू आर फॉलोइंग तो आप तो अपने फ्लेमिंगो प्रो के आधे सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे। So yes, keep following and if you haven't subscribed to the channel already, please do it and let's begin the chapter. तो सबसे पहले तो यार ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो अबाउट द ऑथर के अंदर हम देखते हैं सेल्मा लेगर-लॉफ के बारे में। सेल्मा लेगर-लॉफ 1858-1940 तक हमारे बीच में रही। फर्स्ट वुमन जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीता 1909 में। दैट मीन्स ये एक्चुअली अपने नाम पर एक हिस्ट्री, एक लेगेसी छोड़कर गई है। स्वीडिश नॉवेलिस्ट रही है। शी वाज नोन फॉर हर डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड मॉरल सिंबोलिज्म। बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए वो जानी जाती हैं, मॉरल सिंबोलिज्म के लिए जानी जाती हैं। उनके स्टोरीज के अंदर आपको मॉरल वैल्यूज सीखने को मिलेंगी। हर वर्क्स ऑफन हाईलाइट, उनके काम में आपको कुछ कुछ चीजें नजर आने वाली हैं। क्या क्या? सबसे पहला इननेट ह्यूमन गुडनेस आपको नजर आने वाला है कि जब भी वो कुछ लिखती हैं तो उसके पीछे वो ये चीज जरूर बताती हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, अगर जरूरत है तो उस अच्छाई को ढूंढने की। हर इंसान के अंदर अच्छाई प्रेजेंट है और उस अच्छाई को निकाला जा सकता है कंपैशन से, प्यार करके, फ्रेंडशिप से। रिडम्पशन थ्रू लव एंड कंपैशन, किसी भी इंसान को बुरे रास्ते पे जाने से रोका जा सकता है, उसको वापस लाया जा सकता है, बचाया जा सकता है प्यार और कंपैशन से। उनका जो नैरेटिव स्टाइल है वो फेरी टेल लाइक है। जैसे हम परियों की कहानी सुनते हैं जिसमें हम कहते हैं यार एक था राजा, एक थी रानी, दोनों को प्यार हुआ, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स बट वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किए और बहुत अच्छी जिंदगी जिए। एग्जैक्टली वैसी वाली आपको कहीं ना कहीं नैरेटिव स्टाइल यहाँ देखने को मिलती है। अब बेटा ये 3 पॉइंट जब आप अभी यहां पर पढ़ रहे होते हो तो you're like ओके व्हाट है, बट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रैट ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट में ये बताओ कि सेल्मा लेगर-लॉफ की राइटिंग क्या हाईलाइट करती है, या बताओ कि वो कैसा लिखती है, कि उनकी नैरेटिव स्टाइल कैसी है, तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए बेटा ये सारी छोटी छोटी बातें जो यहाँ पर इंक्लूडेड है इन पे ध्यान आपको जरूर देना है। द रैट ट्रैप रिफ्लेक्ट्स हर बिलीफ दैट काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट मिसगाइडेड ह्यूमन बीइंग। रैट ट्रैप उनके इस बिलीफ्स पे काम करता है, इस सिस्टम पे काम करता है कि अगर आपके अंदर काइंडनेस है तो काइंडनेस में इतनी ताकत है कि वो सबसे गलत रास्ते पर चलते हुए ह्यूमन बीइंग को भी कहीं ना कहीं वापस लेकर आ सकता है, रिडीम कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो रैट ट्रैप में हम यही उनका जो भरोसा है उसकी एक झलक देखेंगे। About the title, why has she named this chapter the rat trap? Because rat trap has both literal and symbolic meaning. Literally अगर आप rat trap पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो rat traps बेचता है। So rat trap is going to be a word जो बार बार रिपीट हो रहा है। छोटे छोटे वायर से बने हुए rat traps के बारे में आपको इधर उधर कहीं ना कहीं चैप्टर में हर जगह एक वर्ड ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए नेचुरल सी बात है कि लिटरली उन्होंने सोचा कि भैया इसका नाम फिर रैट ट्रैप ही रखना चाहिए। तो ऑन द सरफेस जब आप देखते हो रैट ट्रैप रिप्रेजेंट्स अ रैट ट्रैप, अ स्मॉल वायर्ड रैट ट्रैप, बट सिंबॉलिकली रैट ट्रैप का मतलब है द वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक थॉट को कैरी किया गया है और वो थॉट ये है कि पूरी दुनिया एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। हम लोग इस पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया अपने टेम्पटेशंस के साथ, अपनी वार्मथ के साथ, अपने जो भी आप देखते हो, इट हैज टू ऑफर जॉय, इट हैज टू ऑफर लग्जरी, इट हैज टू ऑफर वार्मथ, ये जितनी भी चीजें ये दुनिया प्रोवाइड करती है ना, ये हमारे लिए बेट्स हैं। हम लोग इन बेट्स के पीछे भागते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेट्स
कभी खत्म नहीं होती और हमारी चाहत इन बेट्स को लेने की कभी खत्म नहीं होती। हम चाहते ही रहते हैं कि अरे और कुछ मिल जाए, अरे और कुछ मिल जाए, और बेटर मिल जाए कुछ। एंड इनफैक्ट हमारा लालच का जो साइकिल है कभी खत्म नहीं होता। So symbolically, the world is a big rat trap where temptations is equals to bait, material pleasures is equals to cheese or pork, just like for rats. जब हम उनको जाल में फंसाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके ट्रैप में चीज का टुकड़ा या पोर्क का टुकड़ा लगा देते हैं, और हम देसी लोग क्या करते हैं, घी की रोटी लगा देते हैं, ब्रेड लगा देते हैं, ताकि से ब्रेड में थोड़ा बटर लगा के लगा देते हैं ताकि उसकी खुशबू से वो खींचे चले आए, और अपनी भूख शांत करने के लिए जैसे ही उसे खींचे, जैसे ही खाने को खींचे तो ट्रैप बंद हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाए। तो ये जो मटेरियल प्लेजर्स है हम लोगों की दुनिया के अंदर, जिसमें आपका घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ आता है, ये हमारे लिए भी वही चीज के टुकड़े, वही पोर्क के टुकड़े, वही रोटी के टुकड़े या वही ब्रेड के टुकड़े है। It also talks about humans that fall into trouble by chasing them. Of course, हम जैसे ही किसी एक चीज को hunt down कर लेते हैं, हमारी चेज वहां पर नहीं रुकती। Now we want more and then more and then more, and उसके चलते हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। We keep encircling the same path, हम वहीं चलते रहते हैं, वहीं चलते रहते हैं, and we end up getting anxious because आपको जब आपके पास में बेस्ट चीज होती है तो अब आपको नेक्स्ट बेस्ट चीज चाहिए होती है। जब आप वो भी ले लेते हो तो अब आपको और उसके ऊपर की कोई चीज चाहिए होती है, और इसका कोई अंत नहीं है। और क्योंकि उसका अंत नहीं है तो जो भी आपके पास है उसके ऊपर जो भी अवेलेबल होगा उसको प्राप्त करने के लिए आप एंशियस होते रहोगे, तड़पते रहोगे, बट कभी निकल नहीं पाओगे। The title reflects the story's philosophical theme of materialism, temptation and redemption. ये टाइटल रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे स्टोरी के अंदर एक फिलोसॉफिकल थीम है। ये स्टोरी बात करती है मटीरियलिज्म के बारे में कि कैसे हम लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। All we think about is money and things that money can buy. It also talks about temptations कि इस दुनिया के अंदर कितनी सारी temptations है, कितने सारे लालच है जो हमें दिए जाते हैं, और उन लालचों के पीछे हम कैसे पड़े हुए हैं। एंड फाइनली रिडेम्पशन। इजी है अगर आप एक बार तय कर लो कि नहीं मुझे इस रास्ते नहीं चलना है, नहीं मुझे इस ट्रैप में नहीं फंसना है, तो इजी है रिडेम्पशन का रास्ता। बट वो रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारी फ्रेंडशिप, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारा कंपैशन लगता है। चैप्टर का थीम है ह्यूमन फॉलिबिलिटी। ह्यूमंस आर इजीली टेम्प्टेड बाय मटेरियल थिंग्स। तो किस तरीके से हम बहुत ही गलेबल हैं, हमें कोई भी बंदा फंसा सकता है, कोई भी चीज फंसा सकती है, बिकॉज वी आर इन लव विथ मटेरियल थिंग्स। ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि ओ माय गॉड इसकी तो मुझे बहुत जरूरत है, वो चीजों के टुवर्ड्स हम खुद ही खींचे चले जाते हैं। ऑफ कोर्स ये कॉमन फिनोमेना है और इसी के बारे में यहाँ बात की गई है। The chapter has also talked about world as a rat trap कि किस तरीके से आप ग्रीड के चक्कर के अंदर एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस जाते हो जो ट्रैप आपको कभी भी उस ग्रीड के फीलिंग से निकलने नहीं देगा। जितनी चीजें आपके पास होंगी अब आपको और चीजों की जरूरत होगी। ये वर्ल्ड ग्रीड के साथ साथ और भी ट्रैप्स प्रोवाइड करता है, जैसे पॉवर्टी का ट्रैप, जैसे लोनलीनेस का ट्रैप। ये सारी चीजें जो है हमें बांध कर रखती है, जैसे हम एक चूहे को बांध के रखते हैं जाल में जब तक कि हमें उसको फेंकने का या उसको छोड़ने का एक सही जगह नहीं मिलता। और वह सही जगह ही रिडेम्पशन है। हम चाहें तो अपने आप को गरीबी के ट्रैप से निकाल सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप को अकेलेपन के ट्रैप से निकाल सकते हैं। बस वो सही रास्ते की जरूरत है, और वो सही रास्ता कंपैशन को होकर जाता है। गरीबी के लिए ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन जो है, इन सारे रास्तों से होकर जाता है। बट ऑफ कोर्स रिडेम्पशन हर जगह पॉसिबल है। पावर ऑफ काइंडनेस के बारे में बात की है कि अगर आपको लगता है कि दया में कोई भी पावर नहीं है तो एक बार दया करके देखो, बिकॉज जेन्युइन कंपैशन कैन रिफॉर्म इवन अ थीफ। एक चोर का मन भी बदल सकता है अगर आप जेन्युइनली उसके लिए कंपैशनेट हो। रिडेम्पशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे एक इंसान को बचाया जा सकता है, उसकी आइडेंटिटी बदली जा सकती है, उसका सोल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसे एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाया जा सकता है।
आइसोलेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस के बारे में भी बात की है। यार कभी कभी क्या होता है, लोनलीनेस यानी अकेलापन जो होता है वो हमारे अंदर पाप को जन्म देता है। उस अकेलेपन के चलते हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, पर अगर हम जैसे हैं वैसा हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, चाहे अकेले, चाहे गरीब, चाहे कैसे भी, जिस भी सिचुएशन में है, जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिग्निटी हमारे अंदर रिस्टोर होती है। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी सिचुएशन का क्या करें। उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है कि इस अकेलेपन को कैसे दूर करना है, उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है कि इस पॉवर्टी को कैसे मिटाना है। सो ये आई थिंक सबसे पहले एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। डिनायल के अंदर कभी भी सपने नहीं देखे जाते, क्योंकि डिनायल तो आपको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाता है। सब थीम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और चीजों के बारे में बात हुई है, जैसे पॉवर्टी एंड सर्वाइवल। पॉवर्टी और सर्वाइवल के बारे में बात हुई है कि कैसे गरीबी जो है उसके अंदर लोग जब गरीबी के ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं तो कैसे उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। गरीबी जो है वो सिंस को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। गरीबी और सर्वाइवल, दो वक्त की रोटी कमाने के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। ट्रस्ट, बिट्रेयल और गिल्ट का ये चैप्टर जो है एक बहुत ही अच्छा एपिटमी है। कैसे आप किसी पे भरोसा कर सकते हो, कैसे भरोसे के बदले कभी धोखा भी मिल जाता है, कभी कभी किसी के साथ धोखा करके आपको गिल्टी भी महसूस होती है। तो ये सारे फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। आयरनी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी हम यहाँ देखने वाले हैं। मिस जजमेंट एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। रोल ऑफ विमेन एज कंपैशनेट फोर्सेस हम देखने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली एक औरत को लेकर आया गया है एक कंपैशनेट फिगर के रूप में, और वो औरत जो अपना कंपैशन दिखा रही है एक थीफ को लेकर भी, उस कंपैशन के चलते कैसे वो थीफ जो है वो भी बदल गया है, उसके बारे में चैप्टर बात करता है। एंड फाइनली क्रिसमस स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। यार आपको पता है कि जो भी धर्म से हम अगर हों, जो भी फेस्टिवल्स हम मानते हों, जो भी फेस्टिविटीज हम सेलिब्रेट करते हों, मेरे ख्याल से सारे फेस्टिवल्स हम लोगों को सबको एक ही सीख देते हैं, और वो ये है कि अच्छाई की जीत होती है। आप किसी भी धर्म में हो सकते हो, आप किसी भी फेस्टिवल को मान सकते हो, पर हर एक फेस्टिवल इस चीज का सबूत होता है। हर एक फेस्टिवल पे हम अच्छाई को सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छाई की जीत होती है। तो वही हम यहाँ पर देखते हैं, बिकॉज इंटायर चैप्टर जो है वो क्रिसमस सेटिंग के अंदर सेट है। ओके, दिस चैप्टर हैज अ प्रोटैगनिस्ट, और इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट यानी मेन लीड है वो है पेडलर, जो कि एक रैट ट्रैप सेलर है, और जिसकी आइडेंटिटी को इस चैप्टर के अंदर मिस्टेक कर दिया गया है। वो होने को तो एक रैट ट्रैप सेलर है, पर उसे कैप्टन वोन स्टेहल मान लिया गया है। अगर इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही गरीब, हंग्री, होमलेस वॉन्डरर है, यानी बेघर इंसान है। रैट ट्रैप्स बेचता है, भीख मांगता है, छोटी मोटी चोरियां करता है। फिलोसफिकल है, क्योंकि इसके दिमाग में ये थॉट आया था कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप के समान है। वीक है बट मॉरली रिडीमेबल है। ऑफ कोर्स थोड़ा वीक है, कहीं ना कहीं मॉरली भी वीक है, बट उसके अंदर वो गुडनेस प्रेजेंट है कि जिससे उसको बचा के लाया जा सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वो एडला के कंपैशन से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। क्रॉफ्टर जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर है, एक लोनली ओल्ड मैन है, एक अकेला बूढ़ा इंसान है। बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही ट्रस्टिंग नेचर का है। अपनी सेविंग्स जो उसने इतनी मेहनत से कमाई होती है, भरोसा करके रैट ट्रैप सेलर को दिखा देता है। एंड ऑफ कोर्स उसके भरोसे के बदले उसे धोखा मिलता है, उसके घर पर चोरी हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं पेडलर को गिल्ट में डाल देता है आगे चलकर चैप्टर में। तो चैप्टर के अंदर जो गिल्ट का इमोशन हमें देखने को मिलता है वो पेडलर में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इस बंदे की वजह से, जो कि है क्रॉफ्टर। फिर चैप्टर में आते हैं आयरन मास्टर। आयरन मास्टर एक वेल्दी ओनर है रैम्जो आयरन वर्क्स का। ये पेडलर को गलती से एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मान लेते हैं कि उनके साथ काम करने वाला एक सिपाही जो है वो हमारा पेडलर है। तो वो अपने एक दोस्त को, एक सिपाही जो उनके साथ काम करता था, एग्जैक्टली वैसा ही शायद दिखता होगा, और इसीलिए वो मिस्टेक कर लेते हैं।
काइंड इंटेंट मतलब उनका इंटेंट जो है वो काइंड है, इंटेंशन उन्हें काइंडली किया गया, उनका पोजीशन जो है वो काइंड दिखाया गया है, बट इम्पल्सिव दिखाया गया है। तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं कि भैया अभी के अभी डिसीजन ले लिया, तो बड़ा तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। चैप्टर में हम देखेंगे कि अच्छा डिसीजन भी वो तुरंत ले लेते हैं और बुरा डिसीजन भी वो बहुत तुरंत ले लेते हैं, इम्पल्सिव नेचर के हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाले हैं। And this guy represents social superiority but superficial judgment। आपको आयन मास्टर के अंदर सोशल सुपीरियरिटी देखने को मिलेगी कि कैसे कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं जो अपने आप को सोशली सुप्रीम मानते हैं, सोशली ऊपर मानते हैं। साथ ही साथ हमें वो लोग, हमें ये भी देखने को मिलेगा इसके कैरेक्टर के अंदर कि कैसा होता है सुपरफिशियल जजमेंट। एक ही बार किसी पर्सन को देखकर ऑन द सरफेस आप कैसा फील करते हो, तो सुपरफिशियल जजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऑन द सरफेस, तो बस आपने ना उस बंदे के बारे में उसकी कहानी सुनी, ना उसे पहचाना, ना कुछ, बस उसको जैसा देखा और उसको जज कर लिया, उसको कहते हैं सुपरफिशियल जजमेंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा एडला विल्मैंसन का। एडला विल्मैंसन आयन मास्टर की बेटी है, एम्पैथेटिक है, एम्पैथी से भरी हुई है, यानी लोगों के इमोशंस को फील करना जानती है, लोगों के दुख में दुखी, खुशी में खुश होना जानती है, बहुत ही जेंटल है, मॉरली बहुत स्ट्रांग है, इसके सिद्धांत इतने स्ट्रांग है कि किसी भी चीज के आगे अडिग है। पेडलर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखती है, कोई तरीके का क्लास डिवाइड उसके मन के अंदर नहीं है, उसको ना सस्पेक्ट करती है ना ये सोचती है कि ओ माय गॉड ये तो कोई एक ट्रैम्प है और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी काइंडनेस रिफॉर्म कर देती है, बदल देती है हमारे रैट ट्रैप सेलर को, तो ऑफ कोर्स वही कहीं ना कहीं पूरे थीम के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसीलिए एडला विल्मैंसन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चैप्टर के अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज किए गए हैं, जैसे कि मेटाफर। नाउ वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है रैट ट्रैप के साथ में। द आइडिया इज दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। देन आयरनी आपको देखने को मिलेगी, एक थीफ को कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया है, माना गया है कि वो कैप्टन है। सिंबॉलिज्म देखने को मिलेगा, जैसे कि रैट ट्रैप, मनी, पाउच एंड फॉरेस्ट, ये सब कुछ जो है टेम्पटेशंस दिखाते हैं, ये सब कुछ एक जाल दिखाता है। इमेजरी देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट, फोर्ज, मैनर हाउस में द मिनट एंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम चैप्टर के अंदर बस वही इमेजिन करने लग जाते हैं, हम एक घना जंगल इमेजिन करने लग जाते हैं, हम एक भट्टी इमेजिन करने लग जाते हैं, हम एक बड़ा सा बंगला इमेजिन करने लग जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट क्लोज्ड इन ऑन हिम। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया फॉरेस्ट आया और हम लोगों की तरह उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया या बंद होके बैठ गया। तो फॉरेस्ट एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था और इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, बिग बेट, ब का साउंड रिपीट हो रहा है, बॉडी एंड सोल। ठीक है, बॉडी एंड सोल, बिग बेट, बॉडी एंड सोल में कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल इफेक्ट आपको नजर आता है। आई डोंट बिलीव इन बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल वाले में मेरे को एलिट्रेशन पे कोई भरोसा नहीं है, बट बिग बेट में है। क्या होता है ना, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो नोटबुक्स होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं, रिफ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बताते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये आ जाएगा कि फलाने इंसान ने तो ये बताया था, मैम ने ये क्यों नहीं बताया। ठीक है, हालांकि मैं इस बात पे इसीलिए बिलीव नहीं करती बिकॉज एलिट्रेशन का डेफिनेशन ही ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा क्लोजली प्लेस वर्ड्स हो जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही हो और वो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तभी एलिट्रेशन मौजूद होता है, जो कि बिग बेट में है। कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा क्रॉफ्टर वर्सेस पेडलर में, दोनों के अंदर रात दिन का डिफरेंस है और फादर और डॉटर में भी रात दिन का डिफरेंस है। अगर कैरेक्टर कंपैरिजन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो इन पर पूछा जाएगा। बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, जैसे कि वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है वॉन्डरर, जो इधर से उधर भटकता। प्लॉड, ट्रज एंड स्टैगर, इसका मतलब होता है जब आप एकदम पाँव घसीट घसीट के चल रहे होते हो, तो दैट इज वॉकिंग हैवीली और वेयरली। Unwanted joy is unusual happiness. Impenetrable prison is basically a trap that you cannot escape from. एक ऐसा ट्रैप जहां से आप भाग नहीं पाओगे। Ragamuffin is a poorly dressed person, जिसने बस कपड़े यूं ही डाल लिए हो। Haughty, haughty का मतलब होता है arrogant. It's not haughty, it's haughty, arrogant, घमंडी।
फोरबोर्डिंग का मतलब होता है फियरफुल प्रिडिक्शन। जब आपको ऐसा लगता है कि यार आपके साथ जिंदगी में आगे फ्यूचर के अंदर किसी एक मोमेंट पे, आमतौर पर नियर फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, तो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसका आपका मन में जो आभास होता है उसको फोरबोर्डिंग कहते हैं। नॉड ऑफ कंसेंट मतलब साइलेंट अप्रूवल। सो जब आप इस तरीके से सर हिला देते हो, दैट मीन्स यू अप्रूव ऑफ सर्टेन थिंग्स। सो यस, दैट इज नॉड ऑफ कंसेंट। ऑलराइट, पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यार, इस मोमेंट तक आकर आपको चैप्टर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए वो पता चल जाती है। और फिर जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप चैप्टर के अंदर फ्राउन नहीं करते कि अरे इसका क्या मतलब है, अरे ये क्या है, वो क्या है। यू नो द कैरेक्टर्स वेल, यू नो द थीम ऑफ द स्टोरी, you know why the story has been named whatever it is named, you know about the protagonist, आपको पता है, आपको वर्ड्स पता है, एवरीथिंग। अब आपके लिए बस इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक स्टोरी आपको देनी है जिसके बारे में आपको 50% पता है। अब बस आपको फ्लो देखना है, और यही चीज जो है आपको एग्जाम में भी ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि अपना 100% बस स्टोरी पे फोकस करके रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि रिवीजन में भी केवल स्टोरी पे फोकस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी रीड करोगे, स्टोरी अगर बार बार रीड करोगे तो कुछ नया नहीं पता लग जाएगा, कुछ हर बार जब आप रीड करोगे कुछ नया उत्पन्न नहीं हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने एनसीईआरटी को उतने अच्छे से रीड नहीं की होगी, हो सकता है कि आपने यूं ही घास काटी होगी, अच्छे से लेक्चर नहीं देखा होगा, लास्ट तक लेक्चर नहीं देखा होगा, तो कुछ चीजें छूट जाए। तो जब आप एनसीईआरटी की रीड लगाओ तो क्या पता नया कुछ मिल भी जाए। बट अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है, अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर कर लिया है, तो वापस से स्टोरी पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नया नहीं पता लगेगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा तो है आप क्वेश्चन एंड आंसर्स करो, बिकॉज वहां पे आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे, नए नए इन्फेरेंसेस मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहां आपका दिमाग खुलेगा चैप्टर को लेके। सो आपका 100% टाइम स्टोरी पे नहीं जाना चाहिए। यही ये पूरी की पूरी अननेम्ड सीरीज जो है ना वो बताती है। ये अननेम्ड सीरीज इसीलिए इस तरीके से बनाई गई है, इसीलिए इस फ्लो में चल रही है, ताकि मैं आप लोगों के टाइम को वैसे ही डिवाइड कर सकूं, क्योंकि तुम तो करने से रहे, तुम्हें तो बस एक समरी चाहिए 10 मिनट की और तुम्हारा काम हो जाता है। वैसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अनफॉर्चुनेटली। एक टाइम था जब बनते थे, अब नहीं बनते हैं। ठीक है, चल द स्टोरी। अच्छा, अब ये स्टोरी की शुरुआत कहां से होती है? स्टोरी की शुरुआत होती है जब एक गरीब आदमी को हम स्टोरी में एक बहुत ही फेरी टेल मैनर के अंदर प्लेस करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये गरीब आदमी एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है, छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता रहता है। ये जो रैट ट्रैप्स है, ये रैट ट्रैप्स उसने वायर के बनाए होते हैं। इस वायर को कहीं से उठाकर, तो नहीं तो कभी भीख मांग कर ये लेकर आता है। अब इसका रोज का काम केवल और केवल रैट ट्रैप्स बनाकर रैट ट्रैप्स बेचना है। रैट ट्रैप्स की इतनी कोई खास डिमांड नहीं होती। अगर एक बार आप रैट ट्रैप ले लेते हो तो इट बिकम्स योर खानदानी रैट ट्रैप एंड द एंटायर खानदान यूजेस इट। सो मेरे ख्याल से इसीलिए उसका बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं है, विच एक्सप्लेन्स हिज प्रेजेंस, जिसमें वो फटे पुराने कपड़ों के अंदर है, उसकी आंखों के अंदर भूख दिख रही है, उसकी गाल एकदम चिपके हुए हैं। तो ये उसकी प्रेजेंस को एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत ही भूखा है एंड ऑफ कोर्स बस 2 वक्त का गुजारा करना चाहता है। तो उसके 2 वक्त के गुजारे के लिए वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता है और भीख मांग लेता है। इससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये बंदे का प्रेजेंस भी कैसा है। इसका प्रेजेंस भी एक गरीब इंसान जैसा है। ऑफ कोर्स इसका कोई भी फैमिली नहीं है, ये इधर उधर भटकता है, ये बेघर है, इसकी जिंदगी में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार है। इससे आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पेडलर्स अपीयरेंस रिवील अबाउट हिज लाइफ? व्हाई डज द पेडलर रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी और थेफ्ट? नेक्स्ट इज ना, अभी ऑफ कोर्स ये इंसान एमलेसली, इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो कोई डेस्टिनेशन भी तो नहीं हुई ना, मतलब ना इसका कोई होम है। तो इसलिए जब ये निकलता होगा सुबह उठकर, तो ये ऐसा नहीं सोचता होगा कि मेरे को काम पे जाना है, और फिर काम से निकलकर ये नहीं सोचता होगा कि मुझे घर जाना है। ये जहां है वही घर है इसका। तो ये बेचारा एमलेसली इधर से उधर भटकता रहता है, और खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है। खाली दिमाग जो है इट इज अ रूम फॉर थॉट्स, और इसीलिए उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्योंकि वो इतना अकेला है तो उसके दिमाग में थॉट आता है कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। ये हमें टेम्पटेशंस ऑफर करती है, खाना ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, जॉय ऑफर करती है, रिचेस ऑफर करती है, जस्ट लाइक बेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेट? बेट का मतलब है लालच। हम जब फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेट।
अब वो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी इंसान इस लालच के ट्रैप पे फंसा है, हर इंसान वो सफर कर रहा है। वो देखते हैं कि कैसे हर इंसान वो सफर कर रहा है और इस मोमेंट पे वो वर्ल्ड के बारे में बुरा बुरा सोच रहे होते हैं। यार वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचना उन्हें एक अजीब तरीके का प्लेजर देता है। जब भी वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी खुशी होती है और उसके पीछे एक ही कारण है और वो है कि ये दुनिया उनके लिए कभी भी काइंड नहीं रही है। इस दुनिया ने उन्हें कभी काइंडनेस नहीं दिखाई, तो जब वर्ल्ड उनके लिए अच्छा नहीं है, जब वर्ल्ड उनके लिए अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता, तो वो वर्ल्ड के बारे में क्यों सोचे। एंड इसीलिए वो वर्ल्ड के बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं। तो लाइफ हैज बीन अनकाइंड टू हिम, द वर्ल्ड हैज बीन अनकाइंड टू हिम, तो उन्हें प्लेजर मिलता है। ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है, तो उन्हें इसी चीज में प्लेजर मिलता है कि अच्छी बात है मैं इन लोगों के बारे में बुरा बुरा सोच रहा हूँ। सो ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट पीपल जो कि इस बेट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, द फेमस पीपल, या आसपास के गाँव के जो भी लोग होंगे जो आसपास इस बेट के चक्कर लगा रहे हैं, कैसे लालच में फंस रहे हैं। He keeps on thinking about people जो ऑलरेडी लालच में फंस चुके हैं, जो स्ट्रैप में फंस चुके हैं और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सो वो इस वर्ल्ड के बारे में इल सोचते हैं। क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे why does the idea of the world being a rat trap amuse the peddler? How does loneliness influence his thoughts? अच्छा, अब ऐसे ही ऑफ कोर्स क्योंकि ये तो अकेला ही है, इसका कोई घर बार नहीं है, इसे तो बस मदद चाहिए दुनिया से, दुनिया मदद करने को तैयार नहीं है। पर बात ये है ना कि हम लोग गिव अप भी तो नहीं करते। हम चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर दुनिया मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तब तक मांगूंगा जब तक दुनिया मुझे कुछ दे ना दे। और ऐसा ही कुछ इसके साथ होता है। ये क्या करता है, एक इवनिंग अपने पाँव को घसीट घसीट के चलता रहता है और पहुंच जाता है एक छोटे से ग्रे कॉटेज के सामने, छोटा सा ग्रे लोनली कॉटेज। इसके सामने जैसे वो जाता है तो वो नॉक करता है। अब ऑफ कोर्स जब वो नॉक कर रहा है तो उसे रिजेक्शन की आदत पड़ी हुई है। उसे आदत पड़ी हुई है कि लोग आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोल के कहेंगे जा छुट्टी नहीं है। उसे आदत पड़ी हुई है कि भैया ठीक है अभी भगा देगा बट पूछ ही लेता हूं। बट इस टाइम ऐसा नहीं होता। जो दरवाजा खोलता है वो एक क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर का मतलब एक ऐसा इंसान जो लैंड पे काम करता है, लैंड पे मजदूरी करता है। ये जो क्रॉफ्टर है, ये क्रॉफ्टर एक बूढ़ा सा अकेला इंसान है जो कि एक कंपनी को देख के, एक इंसान को देख के खुश हो जाता है, कंपनी को देखकर खुश हो जाता है और उसे वार्मली वेलकम करता है, उसे एकदम खुशी के साथ वेलकम करता है। He offers food, tobacco and companionship. उसके आते ही फटाफट से बड़ा सा पतीला भर के वो दलिया बना लेता है, खिचड़ी बना लेता है, which is called porridge. porridge बना लेता है, उसे खूब सारा खाना खिलाता है। इनफैक्ट साथ में स्मोक करने की प्रेपरेशन भी करता है सो दैट वो आराम से स्मोक करें, एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ बात करें। वो एक मेओलिस खेलने के लिए एक पैक ऑफ कार्ड्स लेकर आता है और कार्ड्स भी खेलता है। तो वहां पे क्रॉफ्टर इसे इतना अच्छा फील कराता है कि उसे एक अलग ही लेवल का कंपैशन फील होता है। आज तक किसी ने उसे घर में भी नहीं घुसाया था और ये बंदा खाना खिलाने से लेकर, स्मोक करने से लेकर, विच कॉजेस कैंसर, मेओलिस खेलने तक सारी की सारी चीजें उसके साथ कर रहा होता है। क्रॉफ्टर बेचारा इतना ज्यादा भरोसा करता है इस पे कि वो अपनी पर्सनल स्टोरी भी बता देता है। क्या होता है ना, आपके जो विन्स होते हैं ना जिंदगी के अंदर, ये तब तक ही मैटर करते हैं जब तक इन विन्स को शेयर करने वाला कोई हो। हम ह्यूमंस ना सोशल एनिमल्स हैं। हमें ना, हम जो बोलते हैं ना मेरे को तो आइसोलेशन पसंद है, विदाउट योर फोन you'll die. Okay, isolation doesn't mean that you have your phone in your pocket and 10 social media apps and you're like no I like to stay low key, I'm an introvert person and मेरे को isolated रहना पसंद है। Without your phone you'll actually die. Isolation is crazy. ये जो story जिस time की है, isolation is crazy. Even if you are winning at life and there is no one to clap for you, that win doesn't seem that good at all. मतलब हो सकता है कि एक बार जब आप जीतो, you clap for yourself, which is nice, self love, all that, I know. You clap for yourself, you feel happy for yourself. Second time when you win, you clap for yourself, you feel happy for yourself. And then third time when it becomes a habit and no one else is there to share that happiness with you, and no one is there to clap for you, you start feeling the wins aren't the wins anymore. और ऐसा ही कुछ इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है और वही कुछ होता है। ये बंदा, ये क्रॉफ्टर अपने पिछले 1 महीने की कमाई जो है
उसने इतनी मेहनत करी है, उसकी गाय ने इतनी मेहनत करी है जिसका नाम बॉसी है, उसने इतनी मेहनत करी है और उसने पिछले 30 दिन जो भी दूध सेल किया है अपने गाय से वो 30 क्रॉनर उसको कमा के देता है। ये एक अच्छा अमाउंट है उस टाइम पे। और ये 30 क्रॉनर, क्रॉनर इज द स्वीडिश करेंसी, ये 30 क्रॉनर लेकर वो सोचता है कि ओ माय गॉड इट्स अ विन। मतलब इमेजिन करो कि मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू मिल्क माय काउ एंड क्रीमरी में सेल करना है एंड सी आई एम मेकिंग प्रॉफिट। तो ये सोचकर ही सो हैप्पी, बट उसके पास में कोई है ही नहीं उसे शेयर करने के लिए। तो द मिनट एक बंदा उसे मिल जाता है जिसके साथ में वो खाना खा रहा है, स्मोक कर रहा है, गेम खेल रहा है, वो सोचता है कि मैं अपनी विन भी इसके साथ शेयर करूंगा। वो इतना भरोसा कर लेता है रैट रैट सेलर पे दैट ही ऑल्सो शेयर्स हिज story. Why is Crofter unusually friendly to the peddler? What does the Crofter's hospitality reveal about human emotions? So he shares his story. अपनी स्टोरी में वो बताता है कि यार जवानी के दिनों में तो मैं क्रॉफ्टर था, तो मैं लैंड पे काम कर लिया करता था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो नेचुरल सी बात है कि मुझसे लैंड पे तो काम होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस यही है कि मेरी जो बॉसी है, मेरी जो काव है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एवरी डे मिल्क दे सकती है क्रीमरी के लिए, तो मैं वो क्रीमरी में ले जाकर बेच देता हूँ और पिछले ही महीने मैंने ये करके 30 क्रॉनर कमाए हैं। उसकी बात को सुन के एकदम से पेडलर जो है वो इतना इनक्रेडिलस लुक देता है, अनबिलीवेबल लुक देता है कि मतलब जो क्रॉफ्टर है वो सोचता है कि यार मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फटाफट से उठता है, किचन के पास में कील होती है, वहां से एक पाउच निकालता है, पाउच में से 30 क्रॉनर के बिल्स निकालता है, उसके सामने प्लेस करता है और कहता है ये देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रे 30 क्रॉनर जो मैंने कमाए हैं। क्रॉफ्टर की बात देख के एकदम पेडलर कहता है वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, और फटाफट से वो उस पैसे को लगा देता है, वापस से कहां पे रख देता है, उस पाउच में रख देता है। ठीक है, तो यहां तक कि वो पूरी की पूरी स्टोरी बता देता है और एकदम ऑफ कोर्स बहुत ही जेन्युइन तरीके से उस पर भरोसा करता है। Why does the crofter show his money to the peddler? And the next question is, how does this scene foreshadow future events? अब क्या होता है कि अभी एकदम से दोनों आराम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि भैया क्रॉफ्टर को अपनी काऊ को मिल्क भी करना है, फिर क्रीमरी भी जाना है। अब घर का मालिक उठ चुका है, निकल चुका है, तो अब हम भी बेशर्मी छोड़कर उठ ही जाते हैं। तो इधर घर का मालिक काऊ को मिल्क करके क्रीमरी की तरफ निकलता है और इधर हमारा जो रैट रैट सेलर है वो निकल जाता है उसे थैंक यू बोलकर। पर 30 मिनट बाद रैट रैट सेलर वापस आता है और वापस आकर वो घर का दरवाजा नहीं तोड़ता, वो सीधा किचन के सामने चला जाता है। किचन के सामने जाकर किचन के विंडो का जो पेन होता है उसे स्मैश करता है, स्मैश करके वो जो पाउच है उस पाउच को, जो पाउच अंदर टंग रहा होता है उस पाउच को निकालता है, 30 क्रॉनर अपने उस पाउच से निकालता है, अपने जेब में डालता है, वापस उस पाउच को वैसे ही टंगाता है और भाग लेता है। जब वो वहां से भाग रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो फटाफट एक फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। एंड उस मोमेंट पे ही फील्स प्राउड ऑफ हिज स्मार्टनेस। उसे लगता है कि वो कितना स्मार्ट है, उसने कितना बुद्धू बनाया उस क्रॉफ्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 इससे आ सकता है, व्हाट डज द थेफ्ट शो अबाउट द पेडलर्स मॉरल स्ट्रगल एंड व्हाई डज ही पुट द पाउच बैक केयरफुली। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे मेन रोड छोड़कर वो सीधा कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट पे चला जाता है। फॉरेस्ट में जाकर बहुत स्मार्ट फील कर रहा होता है until he realizes that this is a large confusing forest। एक ऐसा फॉरेस्ट जो इतना कंफ्यूजिंग है कि इसमें घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो और तुम्हें मेन रोड नहीं मिलेगी। एंड एग्जैक्टली वही इसके साथ हो रहा होता है, ये घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो इसके लिए सब ठीक होता है, बट देन इवेंचुअली ही फील्स कि अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों फंस गया हूँ यहाँ पे। तो वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बुरा फील कर रहा होता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, दिन ढलने वाला होता है और उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि भैया अब तो जो है आज तो मुझे कोई ना कोई जानवर खाएगा, आज तो मैं किसी ना किसी जानवर का नाश्ता बनूंगा और मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब जब वो यहाँ फॉरेस्ट में होता है तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट से एक्चुअल ट्रैप नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक एक्चुअल ट्रैप है जो कि उस पर बंद हो
गया है लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। उस टाइम पे वो अपने आप को कोसता है कि क्यों उसने चोरी करी। अब देखो वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जब वो हाफ रहा है, भूखा प्यासा, निकल नहीं पा रहा है यहाँ से, और शायद अब किसी का नाश्ता बनने वाला है, और उस मोमेंट वो थक हार कर गिर जाता है जमीन पर। क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉरेस्ट मिरर हिज इंटरनल स्टेट, why does he feel the world's rat trap is catching him now? ऑल राइट बेटा, तो अब क्या है, अब एकदम से उसकी कहानी एकदम से बदल गई है। वो बहुत थक गया है, वो अब इस पैसे को उड़ाना नहीं चाहता, वो कैसे जैसे कैसी जगह पहुंचना चाहता है जहां पे वो सेफ है, साउंड है, बैक ऑन द ट्रैक है। उसे पानी चाहिए, उसे गर्मी चाहिए, उसे ठंड लग रही है, दिसंबर का महीना है, हल्की फुल्की बारिश, ड्रिजल, स्नो जो है वो आने लगी है। तो अब इस मोमेंट पे जब वो थक हार के जमीन पर गिरता है तो उसे रेगुलर थंपिंग सुनाई देती है, एक ऐसी थंपिंग जो हैमर स्ट्रोक्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई हथौड़ा मारता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली थंपिंग सुनाई देती है। इससे रियलाइज होता है उसे कि जरूर आसपास कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, कोई मिल है, कोई काम चल रहा है जहां पे ह्यूमंस थंपिंग कर रहे हैं। एंड द मिनट उसे रियलाइज होता है, वो अपने अंदर बची कुछ स्ट्रेंथ को गैदर करता है और उस साउंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब जैसे ही वो उस साउंड को फॉलो करता है तो वो पहुंच जाता है रैमजो आयरन वर्क्स में। रैमजो आयरन वर्क्स में अभी काम चल रहा है, मास्टर ब्लैकस्मिथ और उनका छोटू यानी अप्रेंटिस दोनों मिलकर आयरन पका रहे हैं। रैमजो आयरन वर्क्स बहुत ही फेमस है एंड यहाँ पे आज आप देखोगे तो इट्स क्लोज डाउन, बट अब अगर आप देखो मतलब इसका एक्चुअल रूटीन देखोगे तो आपको दिखेगा कि समर में कैसे बड़े बड़े बार्जेस एंड स्काउज में रॉ मटेरियल आता है कैनाल के थ्रू, और विंटर्स में कैसे उस रॉ मटेरियल के अंदर शिफ्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, और से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अभी वही प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे ब्लैकस्मिथ और उनका अप्रेंटिस दोनों मिलकर जो है वो स्टर कर रहे हैं ग्लोई आयरन को, और इतनी सारी आवाजें उस दौरान हो रही है रैमजो आयरन वर्क्स की इस फौज में, चाहे वो आवाज हो कोल के गड़गड़ 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 गिरने की फर्नेस यानी भट्टी के मुंह पे, या फिर कोल के क्रैकल करने की आवाज हो, या पास में जो वाटरफॉल हो उसकी आवाज हो, चाहे हवाओं की आवाज हो, हवाएं जो पानी लेकर आ रही है, बारिश लेकर आ रही है, उसकी छत पर गिरने की आवाज हो। इतनी सारी आवाजें हो रही होती हैं कि इन आवाजों के बीच मास्टर ब्लैकस्मिथ देख ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते कि एक स्ट्रेंजर अंदर आ चुका है, और वो स्ट्रेंजर पेडलर होता है। और वो उस स्ट्रेंजर को तब देखते हैं जब वो स्ट्रेंजर उनके पास में भट्टी पे खड़ा होके हाथ सेक रहा होता है। हाय या आई नो राइट, ठंड है। तब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि एक बंदा यहाँ पे आ गया। बट ये बहुत ही कॉमन बात है, आज नहीं रोज ही कोई ना कोई यहाँ पे आ ही जाता है। अब बेटा इस टाइम पे ऑफ कोर्स पेडलर को उस इंसान से कुछ खास बात तो करनी नहीं है, इतना कोई खास लगाव है नहीं, उसे ये चाहिए कि आज ये बंदा मुझे यहाँ रुकने दे, और इसीलिए वो परमिशन मांगता है। और मास्टर ब्लैकस्मिथ बड़ा हॉटी कॉन्सेंट उसे देते हैं, बड़ा एरोगेंटली उसे नॉड करके कह देते हैं कि हाँ ठीक है रुक जाना, ठीक है यार मेरा कौन सा चाचे का लड़का लग रहा था, वो नहीं बात करनी है मत कर, ठीक है। तो वो बेचारा जाके फिर अपने आप को फर्नेस के सामने, भट्टी के सामने गर्माहट में कंफर्टेबल फील करवा देता है। उसने पहले ही देख लिया था कि जो पेंट्स थे ना, जो विंडो पेंट्स थे, उस पे क्या हो रहा था, जो कोल डाल रहा है, जो जलने का प्रोसेस हो रहा है, उससे ना कोल के पार्टिकल्स सेटल हो गए थे, तो एकदम सूटी पेन हो गया था वो। तो पहले ही उन पेंट्स में से देख चुका था कि अंदर आग है, इसीलिए वो भाग के आग के पास आया कि इससे तो बेस्ट जगह ही नहीं हो सकती आज रात गुजारने के लिए। Why do the blacksmiths not pay much attention to him, and what does the heat and noise of the forge symbolize? अब इतने में ये आराम से फर्नेस के पास में सो ही रहा होता है कि इतने में आ जाता है आयरन मास्टर। बेटा आयरन मास्टर बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही जाने माने हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो मार्केट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, एंड इसीलिए ये नाइटली इंस्पेक्शंस पे भी आते हैं, राउंड्स पे आते हैं।
और अभी वो उसी राउंड पे आए हुए हैं एंड ये बिल्कुल भी ब्लैकस्मिथ वाला एग्जाम्पल फॉलो नहीं करते। ही एक्चुअली गोज एंड लुक्स एट दैट रैगामफिन जो कि वहां पे फर्नेस के इतना क्लोज सो रहा होता है कि उसके फटे पुराने कपड़ों में से भापे निकल रही होती है। वो देखते हैं यार ये बंदा है कौन, और जैसे वो उसे क्लोजली देखता है वो रियलाइज करता है कि ये बंदा तो मेरा पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है। ओ माय गॉड, दिस इज यू नील ज़ुलॉफ। वो कहता है अरे ये तो तुम हो नील ज़ुलॉफ। वो ये कहते हैं और एकदम से रैट ट्रैप सेलर जो है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि उसके ऊपर एक इंसान आ चुका है और वो इंसान कह रहा है कि ये तुम कौन हो भैया। हाँ, वो इंसान कह रहा है कि वो एकदम कह रहा है कि तुम नील ज़ुलॉफ हो, मेरे साथ तुम काम करते थे। अब उसने सोचा यार इतना बढ़िया हाई रैंकिंग बंदा है, इतना अच्छा सूट बूट में आया हुआ बंदा है, अगर ये मुझे अपना कोई जान पहचान वाला समझ रहा है तो क्या बुरा है, समझने दो ना। अगर ये मुझे अपना जान पहचान वाला समझ रहा है तो इट्स नाइस, क्योंकि अगर ये मेरे पे दया करना चाहेगा और 2-3 क्रॉनर ऐसे ही फेंक के मेरे मुंह पे मार देगा तो मेरी तो ऐश ही है। तो वो कहता है बोला यार तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तुम ऐसी स्टेट में कैसे आ गए, तुम्हें रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। इतने में रैट ट्रैप सेलर कहता है बात तो आप सही कह रहे हो, रिटायरमेंट तो मुझे नहीं लेना चाहिए था। इज लाइक ओ माय गॉड, एक तो मैं रेजिमेंटल कॉमरेड हूं, उसके ऊपर से मैंने रिटायरमेंट भी ले लिया। तो ये सोचता है और हाँ में हाँ मिलाता रहता है। वो कहता है एकदम हाँ में हाँ इसलिए मिलाता है कि 2-3 क्रॉनर मिल जाएंगे, बट इधर से आयरन मास्टर उसे ऑफर करता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। अब अपने आप को खुद ही शेर की गुफा में फेंकना कहाँ की समझदारी है, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो तो नहीं जाएगा। आयरन मास्टर को लगता है कि रैट ट्रैप सेलर शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स इतने वेल्दी घर में है, वो नहीं आना चाहता ऐसे फटे हाल। तो वो उसे और कन्विंस करने की कोशिश करता है ये कह के अरे घर पे कोई है ही नहीं, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरे बच्चे अब्रॉड रहते हैं, घर पे मैं और मेरी बड़ी बेटी रहते हैं, हम सोच ही रहे थे कि भैया क्रिसमस पे अब किसके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, किसके साथ टेस्टी खाना शेयर करेंगे, तो इस वजह से हम ये सोच ही रहे थे और तुम मिल गए, घर चलो। वो इस तरीके से कन्विंस करता है कि उसकी बात से वो कन्विंस होता नहीं है, वो मना करे जाता है, मना करे जाता है, मना करे जाता है, और इतने में आयरन मास्टर गिव अप कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो स्टेन स्ट्रॉम यानी ब्लैकस्मिथ के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं और बाय बाय करके चले जाते हैं। Why does the peddler not correct the iron master's mistake? How does this moment build tension in the story? अब इतने में कुछ ही देर के अंदर बग्गी आकर रुकती है और बग्गी से निकल कर आती है एक मॉडेस्ट, नॉट वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ी शाय लड़की, और उसके पीछे आता है एक वैली जिसके हाथ में होता है फर कोट और वो भी पीछे पीछे चल रहा होता है। वो बंदी आकर देखती है कि अरे किसके बारे में बात कर रहे थे पापा, और वो पहचान जाती है कि वो बंदा जो नीचे जमीन पे लेटा है पिग आयन अपने नीचे रखकर वही बंदा है जिसके बारे में पापा बात कर रहे थे। उसको जाकर एकदम से उसकी टोपी हटाती है और उससे बात करती है कि आई एम सो सॉरी कैप्टन, आपके साथ में इतना कुछ हो गया। अब एकदम से कैप्टन सोचता है अब ये कौन है भाई, तो कहती है मैं एडला विल्मेंसन हूँ, मेरे पापा घर पे आए, उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई, तो मैंने कहा मैं तो उन्हें लेने जा ही रही हूँ अभी, और मैं आ गई। अब वो जैसे ये बात बताती है, एक तो सबसे पहले वो सोचता है कि अरे यार ये बंदी यहाँ पे क्यों आ गई है, मैंने अभी अभी तो मना किया उसको, बट वो इतने कंपैशन, इतने फ्रेंडली तरीके से, इतने प्यार के साथ ट्रस्ट दिखाते हुए कन्विंस करती है ना पेडलर को, क्योंकि वो समझ जाती है पेडलर को देखकर कि ये बंदा या तो चोरी करके भागा है, इसके पीछे पुलिस है या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो इतनी अच्छे से कन्विंस करती है कि उसे रीअश्योर भी करती है कि आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ क्रिसमस ईव बनाओ, उसके बाद में आपका जब मन करे आप जितना अपनी विल से मेरे साथ आए हो उतनी ही विल से चले जाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे कन्विंस करती है, ऐसे पर्सुएड करती है कि वो बंदा हाँ कर देता है कि चलो जी, आपने क्यों कष्ट लिया, आप क्यों आए यहाँ पे, चलो, और वो उसके साथ निकल देता है। अभी उसके फटे हाल कपड़ों पे उसने फर कोट पहना हुआ है और इधर ब्लैकस्मिथ देख रहा है कि यार ये बंदे की तो किस्मत रातों रात चमक गई है, और यहाँ पे हमारा पेडलर एक बार उस ब्लैकस्मिथ को देख तक नहीं रहा और सीधा सीधा एडला के साथ वो चल पड़ता है। Why is Edla more successful in persuading the peddler, and what does Edla's behavior reveal about her character?
अब बेटा यहाँ पे वो उसको रास्ते में ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैंने ये पैसे चोरी कर लिए, पता नहीं किस प्रॉब्लम के अंदर मैं फंस गया हूँ, क्या होगा कुछ उसे समझ नहीं आ रहा होता। उसे अंदर गट फीलिंग जरूर आ रही होती है दैट कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब वो घर पहुंचता है, सुबह हो जाती है। सुबह जब एडला उसके लिए ब्रेकफास्ट की पूरी टेबल सजा रही होती है तो उसे अंदर ही अंदर ये बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि वो बंदा पढ़ा लिखा हो सकता है या फिर उसके पिता का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हो सकता है। वो यही सोचती रहती है कि उस बंदे को देखकर तो एक पल को भी नहीं लगा कि वो पढ़ा लिखा हो सकता है। उसके पिताजी वहां पर प्लान बना रहे होते हैं कि यार पहले उसे थोड़ा खिला पिला के थोड़ा हट्टा कट्टा करेंगे, उसके बाद में उसे कुछ बेटर काम देंगे। ये इधर उधर भटकता हुआ रैट ट्रैप्स बेचता फिर रहा है, कोई बेटर काम देंगे उसे। तो वो दोनों ये सारी कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। इतने में एंट्री हो जाती है हमारे रैट ट्रैप सेलर की, जिसको अभी अभी वैली ने नहला धुला कर नए कपड़े सूट बूट पहनाकर शेव करके हेयर कट करके तैयार कर दिया है। एंड अब दिन के उजाले के अंदर बिल्कुल कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही आयरन मास्टर उसे देखता है वो समझ जाता है कि ये तो रैट ट्रैप सेलर है, ये नील्स ऑफ नहीं है, क्योंकि ये बंदा टॉम क्रूज दिख रहा है। तो वो जैसे ये चीज समझ जाता है वो सोचता है कि ये क्या है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और उसी मिनट पे रैट ट्रैप सेलर को रियलाइज हो जाता है कि उसका ये जो पूरा ऐशो आराम है, ये जो पूरा स्प्लेंडर है, ये नीचे आ चुका है। एंड उसका ये जो पूरा उसने एक यू कहते हैं ना रचना की थी एक स्टोरी की कि हाँ बस हाँ में हाँ मिलाई थी एंड देन अब उसके पास में सब कुछ आ जाएगा, जो भी उसने इमेजिन किया था दैट इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ, वो सब खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है इस चीज को। ऑलराइट, इस मोमेंट पे ऑफ कोर्स उसको पता है कि अभी उसके पास में वो 30 क्रॉनर्स है एंड वो 30 क्रॉनर के चलते वो कहीं नहीं जा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ही हैज टू टेक हिज स्टैंड हिमसेल्फ। सो वो एकदम से कहता है कि सर पर मैंने आपसे झूठ कब बोला, आप ही मुझे कह रहे थे मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, मैं तो आपको कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तो इतने में वो कहता है कि अभी शेरिफ को बुलाता हूँ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आयरन मास्टर कहता है और तेरी सारा सच्चाई बाहर आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब वो ये बात कहता है तो एकदम से रैट ट्रैप सेलर कहता है सर सुनिए मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और अगर अभी यहां पर पुलिस आई और पुलिस ने मुझे पकड़ा तो इस दुनिया के अंदर ये जितनी भी बेट्स है ना जिसके पीछे हम भागते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसी ही बेट आपको भी मिलेगी जिंदगी में आगे। आप भी इन बेट्स के पीछे भागोगे और फंस जाओगे एग्जैक्टली जैसे आप मुझे एंट्रैप करना चाहते हो। उसकी ये बात सुन के आयरन मास्टर कहता है ओके ओके, वो एकदम से हंस देता है कि वाह बहुत बढ़िया आइडिया है तुम्हारा ये, बट जाओ भागो। बोलेगा चलो ठीक है, शेरिफ को आज क्रिसमस पे फ्री छोड़ते हैं, तुम यहां से निकलो, यहां से भाग जाओ। Why does the Iron Master turn hostile upon knowing the truth? And is anger justified? Give reasons. All right. अब इतने में जो एडला है वो एकदम जेंटली आती है और आकर इंटरवीन करती है और कहती है पापा पापा आपने इस बंदे को क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया और अब आप इसे निकलने के लिए कह रहे हो। वो कहती है पापा हम इसे भेज कैसे सकते हैं, हम एक ऐसे इंसान को कैसे भेज सकते हैं जिसे हमने खुद ने क्रिसमस के लिए यहाँ पर बुलाया है। आपको पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि मैं इस ऐसे इंसान के साथ जिसे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती होगी, जो इधर उधर भटकता रहता होगा, हर बार इस सोच में रहता होगा कि उसे कब धर दबोच लिया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, जो अच्छे से चैन से सो भी नहीं पाता होगा, शायद साल भर में एक दिन भी चैन की नींद नहीं ले पाता होगा, पेट भर के खाना नहीं खा पाता होगा। ऐसे इंसान के लिए मैं क्रिसमस अच्छा बनाऊंगी, क्रिसमस ही बनाऊंगी। आपको पता है ये आइडिया मेरे लिए कितना अच्छा था कि इस इंसान को मैं एक ऐसा दिन दूंगी जो शायद इसने देखा नहीं होगा, एक ऐसा दिन जिसमें पेट भर के खाएगा, सिक्योर्ड फील करेगा, अच्छी नींद लेगा। हम ऐसा इसके साथ अब कैसे कर सकते हैं? वो थॉट आप मुझसे कैसे छीन सकते हो, वो थॉट आप इससे कैसे छीन सकते हो? वो इस तरीके से अपने पापा को पर्सुएट करती है कन्विंस करती है कि उसके पापा गिव अप कर देते हैं और वो पेडलर को लेकर अंदर चली जाती है, उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठाती है और कहती है चुपचाप खाओ। पेडलर समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ, क्योंकि आज तक उसके लिए किसी ने इंटरवीन नहीं किया है, आज तक किसी ने भी किसी के सामने इंटरसीड नहीं किया है, किसी ने उसकी साइड नहीं ली है, किसी ने ऐसा कंपैशन नहीं दिखाया, किसी ने भी सेल्फलेस होकर उसके बारे में नहीं सोचा है।
पर वो उसे देखता रहता है, खाता रहता है, देखता रहता है, खाता रहता है। Why does Edla insist the peddler must stay, and what does this reveal about the difference between Edla and the Iron Master? अब बेटा ये हो गया है, तो इसके बाद में रैमजो के अंदर जो क्रिसमस ईव है वो वैसी की वैसी रहती है, ज्यादा कुछ बदलाव इसमें नजर नहीं आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पेडलर है वो तो यहाँ खाने और सोने ही आया हुआ है, इसीलिए वो खाता रहता है, सोता रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है। पहले वो एक स्ट्रेच में सो जाता है, फिर उसे उठा के लाते हैं, भैया खाना खा लो, आके खाना खाता है, फिर वो वापस सो जाता है, फिर उसे उठा के लाते हैं, भैया क्रिसमस ट्री लाइट करना है, आ जाओ, फिर वो सो जाता है, फिर उसे उठा के लाते हैं, आ जाओ भाई क्रिसमस का खाना खा लो। एंड देन फाइनली सब एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं, और एडला उसे बताती है कि यार ये जो सूट तुमने पहन रखा है, मेरे पापा चाहते हैं कि इसे तुम उनकी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट मान के रख लो, और मैं ये चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती हूँ कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तुम्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे तुम सेफ फील करना चाहते हो, तुम सोना चाहते हो, तुम खाना खाना चाहते हो, तो मेरे इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो ये कहती है, और अभी भी एकदम अमेज होकर पेडलर उसे देखता रहता है, देखता रहता है, और जाकर सो जाता है। अगली सुबह ये लोग निकलते हैं अपनी क्रिसमस सर्विस के लिए। उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डज द पेडलर स्लीप सो मच एट द मैंशन एंड हाउ डज एडलास काइंडनेस अफेक्ट हिम। सो फाइनली अगली सुबह ये लोग अपने क्रिसमस सर्विस के लिए निकलते हैं, चर्च पे जाते हैं, और वहां जाकर इन्हें एक चीज पता चलती है, और वो ये है कि उनके घर से अक्रॉस रहने वाला जो प्रॉक्टर है उसके घर चोरी हुई है, और जो चोरी कर रहा है वो एक ऐसा इंसान है जो रैट ट्रैप्स बेचता फिरता है। उसके पापा एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, देखो कहा था ना मैंने, न जाने कैसे इंसान को तुमने घर में घुसा लिया है, पता नहीं घर में अब कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी, पता नहीं उसने क्या क्या चुराया होगा। एडला इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचती है, वो ऑलरेडी बहुत अकेली है, डिजेक्टेड है, झुकी झुकी सी, परेशान सी रहती है। इस टाइम पे वो इस बारे में नहीं सोच रही होती है, इस टाइम पे वो अपने उस भरोसे के बारे में सोच रही होती है जो भरोसा उसने इंसानियत पे दिखाया है, उस भरोसे के बारे में जो भरोसा उसने रैट ट्रैप पेडलर के ऊपर दिखाया है, क्योंकि ये रैट ट्रैप सेलर आज अगर उसका भरोसा तोड़ के गया तो शायद वो दुनिया में अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगी, शायद उसके अंदर का वो जो कंपैशन है वो मर जाएगा, और ये दुनिया जैसे कि हम कहते हैं खराब हो जाएगी। ये दुनिया ऐसे ही खराब हुई है, किसी एक इंसान ने किसी और इंसान पे भरोसा किया और उसे धोखा मिला, इसीलिए लोगों ने एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर दिया और एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर दिया, और ऐसे ही धोखेली दुनिया बन गई है। तो उसे बस वो लग रहा था। सो जिस मोमेंट वो एक्चुअली घर पे पहुंचते हैं और उनकी वैगन रुकती है, उस मोमेंट एकदम से आयरन मास्टर कहते हैं कि अरे वो निकल गया क्या, हमें पता चला है कि वो चोर है। तो वैले कहता है सर वो निकल गया है, पर वो कुछ लेकर नहीं गया, इनफैक्ट एक चीज देकर गया है। ये एडला विल्मैंसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। एडला देखती है तो उसको अच्छे से रैप नहीं किया हुआ होता वो प्रेजेंट को, तो देखते ही समझ जाती है इसमें क्या है, बट फिर भी उसे एक्साइटमेंट के साथ खोलती है और अंदर निकलता है एक रैट ट्रैप, और उस रैट ट्रैप के अंदर होते हैं 30 क्रॉनर के बिल्स और एक लेटर, और उस लेटर में लिखा होता है कि क्योंकि तुमने मुझे पूरे दिन एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, तो तुम भी डिजर्व करती हो कि आज क्रिसमस के दिन तुम एक चोर की वजह से शर्मिंदा ना हो। ये 30 क्रॉनर उस क्रॉफ्टर को दे देना जो गली के उस पार रहता है, जिसने हम जैसे भूखे रैट्स के लिए बेट लगा रखी है, और ये रैट ट्रैप तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम ना होती, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारा कंपैशन, तुम्हारा प्यार ना होता, तो शायद मैं भी इस ट्रैप में फंस जाता। तो एक रैट को रिडीम करने के लिए थैंक यू। वो साइन करता है कैप्टन वोन स्टेहल, क्योंकि उसके अंदर का कैप्टन जगा दिया था एडला विल्मैंसन ने, और वो सिग्नेचर करके वहां लिख देता है विथ लव एंड फ्रेंडशिप, थैंक्स कैप्टन वोन स्टेहल, और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चंस, व्हाई डू द आयरन मास्टर एंड एडला फियर द वर्स्ट? व्हाट डज दिस मोमेंट ऐड टू द स्टोरी? And finally, why does the peddler return the money, and why does he sign as Captain Von Stahel? Very important. जैसे कि मैं आपको कहती हूं कि आपको रिकॉल करना चाहिए द इंटायर चैप्टर, एंड आफ्टर दैट
ऑफ कोर्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं अपनी समरी फ्रॉम दिस समरी और देख सकते हैं कि क्या आपने कुछ छोड़ दिया है, कुछ और भी लिखना था या नहीं. So let's read this summary. Treat it like a long answer type question जिसमें से words, phrases, sentences आप use कर सकते हो to create your own answers. So the entire summary is in 150 words. The rat trap is a story about a poor peddler who sells rat traps and believes that the world is a big rat trap full of temptations. He receives unexpected kindness from a lonely crofter but betrays him by stealing his 30 kroner. Lost in the forest, he feels trapped by his own act. He takes shelter at the Ramsau Iron Works, where the ironmaster mistakes him for an old friend. The ironmaster's daughter, Edla Wilmanson, shows him genuine compassion and persuades him to stay for Christmas. When his true identity is revealed, Edla's kindness remains unchanged. This unconditional respect transformed the peddler. On Christmas morning, he leaves behind a rat trap containing the stolen money and a letter expressing gratitude. He signs the letter as Captain Von Stahel, symbolizing his moral rebirth. The story highlights that love, trust, and empathy can awaken the inherent goodness in every human being. Okay? सो ये आपकी इंपॉर्टेंट समरी है जिसको पढ़कर आप जा सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इसमें से इंस्पिरेशन लेके अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीड दीज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट आई हैव एडेड इन दिस पीडीएफ and long answer type questions that are also a very great source of words, your vocabulary building and your phrases and sentences that you might want to use in your answers in exam. For your answers in exam. Then you have competency based MCQs that you can use to test yourself. I have also attached an answer key so that you can check if your answers are correct. Repetitive PYQ so that you know exactly what is asked from where. So you can use these previous year questions and test yourself. These are 10 questions that do not have answers here, but you can definitely create your own answers using the pre-written answers that I've already added in the PDF. So that's pretty much it, and that's your chapter, The Rat Trap. Thank you so much for becoming a part of this unnamed 30 days challenge series where I am trying to create an impact. क्योंकि मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ जैसे कि लिटरेचर पढ़ाई जाती है और आपके टाइम के साथ जस्टिस करना चाहती हूँ, आपके टाइम को जस्टिफाई करना चाहती हूँ. एंड आई होप कि आप ये सीरीज़ के ये सारे वीडियोस जो है इन्हें पसंद कर रहे हो. अगर हाँ तो यार फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे हिट करो. ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स कमेंट डाउन आपके जो भी थॉट्स है, आपका जो भी फीडबैक है. And if you have any words of wisdom or love or care, anything, because I love reading your comments, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye. Take care.